तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ एरर्स का। अब ये थ्योरी ऑफ एरर्स में क्या होता है कि जितने भी एरर्स हमारे होंगे उनका कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। एरर होता है, वेटेज नाम की एक चीज होती है, वेट होता है, एक ही कॉन्सेप्ट आएगा वेट का। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। थ्योरी ऑफ एरर्स एक अच्छा चैप्टर है हमारा। और इसमें अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, प्री में अगर मैं बात करूं तो जो एई के एग्जाम्स हैं, ईएससी के एग्जाम्स हैं, वो काफी क्वेश्चंस देते हैं। जेई के जो एग्जाम्स हैं आजकल वो भी देने लगे हैं, जैसे कि एमपीवी निकालने के लिए आ जाता है, वो सब इसी में है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, वो सब निकालने के लिए आ जाता है। वेटेज के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्टली। तो ये सब चीजें इसमें काफी आने लगी हैं। तो इसमें देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड डिस्टेंसेस आर डन। जो हमारा एंगल और डिस्टेंसेस के मेजरमेंट हो रहे हैं, वो बहुत से, जो तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, है ना, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए तुम्हारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मिस्टेक्स हो ही जाते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है एरर की और वो हो ही जाती है। अब जो एरर आ जाते हैं उनके टाइप्स देखो। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है ग्रॉस एरर, है ना। यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं वो अपनी केयरलेसनेस की वजह से होती हैं, या फिर पुअर जजमेंट की वजह से होती हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने से, केयरफुली काम करने से ये गलतियां जो होती हैं अवॉइड की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ सिस्टमेटिक क्यूमुलेटिव एरर। ये जो सिस्टमेटिक एरर होता है ये बढ़ता चला जाता है ना। इट ऑलवेज फॉलो डेफिनेट मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ, LAW, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मैथमेटिकल लॉ लगा हुआ होता है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ स्टील टेप, है ना। तो वहां पे एरर आएगा, हर बार तुम मेजर करोगे एरर आएगा, लेकिन एक्सपेंशन जो हुआ वो कितना हुआ, बाय द फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है, उससे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और ये एरर हर बार बढ़ता चला जाता है। तो सिस्टमेटिक वाले में एरर बढ़ता चला जाता है। एक होता है एक्सीडेंटल एरर, रैंडम एरर, या फिर कंपेंसेटिंग। इफ मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स आर एलिमिनेटेड, अगर मिस्टेक्स जो हमारी गलतियां हुई हैं और जो सिस्टमेटिक एरर हैं वो, ये दोनों को मिला के हम हटा दें, तो जो एरर बच जाते हैं वो रैंडम एरर होते हैं। रैंडम एरर की कभी भी अपनी ऐसे ही आ गए, है ना। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एक्सीडेंटल एरर्स टेंड्स टू कैंसिल आउट। तो ये जो एक्सीडेंटल एरर होते हैं ये क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, कि खत्म होते चले जाते हैं जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, ठीक है। जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं तो ये खत्म होते चले जाते हैं, बिकॉज दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे इक्वल चांसेस होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसी तरीके से फिर वो मिलकर के कैंसिल आउट हो जाते हैं। Therefore, accidental errors are also called as compensating error। इसी वजह से उनको compensating error भी कहा जाता है। compensating error क्यों? Because वो compensate कर रहे हैं, खुद से ही क्या हो रहा है, cancel out हो जा रहा है, सारे errors को खत्म कर रहे हैं। But these compensating effect is not 100%, but ये 100% नहीं होता, because कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता है। इतनी किस्मत किसी की अच्छी नहीं है कि भैया उसका error अपने आप खत्म हो जाए। It is only partial, therefore some compensating error will always be left out। जो चीज मैंने बताई कि हमेशा बचा रहता थोड़ा। नेक्स्ट देखो, therefore theory of error deals with accidental error। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एरर जो है किससे डील कर रही है, एक्सीडेंटल एरर से डील कर रही है, विच इज एनालाइज्ड विद थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो कि एनालाइज हो रहा है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से, बिकॉज दे ओबे लॉ ऑफ चांस। तो देखो, अब हमने यहाँ पे क्या समझा, ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट हमने देखा ना यहाँ पे, ये वाला, इस स्टेटमेंट में हमने ये समझा है कि जो एक्सीडेंटल एरर है हम इसी को पढ़ेंगे। ये जो अपना थ्योरी ऑफ एरर्स वाला चैप्टर है इसमें हम एक्सीडेंटल एरर को ही पढ़ने वाले हैं। एक्सीडेंटल एरर एक ऐसी चीज है जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करें, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आए। तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम एरर। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है रैंडम एरर, सबसे पहला, दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इक्वल चांसेस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि 50-50% चांसेस होते हैं। स्मॉल एरर आर मोर फ्रिक्वेंट। जो स्मॉल एरर, छोटे छोटे एरर होते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, ज्यादा आते हैं। बड़े एरर बहुत कम आते हैं, ठीक है, रेयरली आते हैं। अब यहाँ पे देखो वेट, ये वेट काफी इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है वेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ अ क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव ट्रस्टवर्दीनेस। तो वेट किसी भी क्वांटिटी का एक मेजर होता है, यानी कि एक तरीका होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसके उस क्वांटिटी के ऊपर वो जो वैल्यू आई है कितना भरोसा किया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो, मैं तुम्हें एक चीज एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि कुछ चीज तुमने खरीदी, है ना, और उसके ऊपर एक मार्क लगा होता है प्योरिटी का। सपोज करो कि 98% प्योरिटी वहां पे लिखा हुआ है।
तो ये क्या है, ये एक तरीके से उसका वेट है ना। इससे हम क्या कर रहे हैं, इस वेट को इससे देख करके, यानी कि 98% जो प्योरिटी का वहां पे मार्क लगा हुआ है, जो वैल्यू लिखी है वहां पे, उससे हम एक ट्रस्ट डेवलप कर पा रहे हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा जेन्युइन है ना। बहुतों पे किसी पे 100% लिखा होगा तो फिर उसकी वेटेज उतनी ज्यादा हो गई है ना। तो ये चीजें यहाँ पे, तो वेट ऑफ अ क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव ट्रस्टवर्दीनेस ऑन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखो आगे, ग्रेटर वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर द प्रिसिशन, यानी कि जितना ज्यादा वेट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा प्रिसिशन वहां पे होगा, उतना ज्यादा यानी कि सही तुम्हारी क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। वेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर, वेट्स जो होते हैं वो नंबर में एक्सप्रेस किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लो, W1, यहाँ पे जो लिखा है W1 इक्वल्स टू 8 इज 2 टाइम्स मोर प्रिसाइज देन ऑब्जर्वेशन W2 इक्वल्स टू 4। अब देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे W1 जो तुम देख रहे हो ये वेट है, वेट इक्वल्स टू 8 ये लिखा है। W1 पहला वेट है, W2 दूसरा वेट है। तो 8 जो है यहाँ पे डबल है ना 4 का, तो यहाँ पे ज्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस, जैसे कि 100% प्योरिटी, 70% प्योरिटी, किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे भैया, 100% ज्यादा प्योरिटी पे। सपोज करो यहाँ पे 50% प्योरिटी लिखा हुआ है, तो फिर यानी कि 100% जो है ये डबल क्या है, प्रिसाइज है, ज्यादा जेन्युइन है किसका, 50% वाले का। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि वेट इक्वल्स टू 8 इज 2 टाइम्स मोर प्रिसाइज देन द ऑब्जर्वेशन W2 इक्वल्स टू 4। ये चीज है इसका मतलब। ठीक, आगे देखो अभी, लॉ ऑफ एलोकेशन ऑफ वेट। एलोकेशन ऑफ वेट का लॉ क्या, वेट इज, देखो एलोकेशन ये भी समझा देता हूँ। एलोकेशन का मतलब है यहाँ पे हर एक चीज को तुम एक वेट दोगे है ना, हर एक वैल्यू को तुम एक वेट दोगे, तो वो वेट जो तुम दो देने वाले हो, वो जो नंबर तुम देने वाले हो, कुछ तो रूल्स बनाओगे ना कि भैया इसको ऐसे देंगे, इसको ऐसे देंगे, है ना। तो वो जो लॉज है वो हम यहाँ पे पढ़े। देखो, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस। तो वेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेरिएंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टैंडर्ड एरर के, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक, अब यहाँ पे ये 2 है, ये डबल ओ हो गया था, इसको हटा दो। ठीक, चलो, तो वेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेरिएंस के और स्टैंडर्ड डेविएशन के। अब ये चीज सही भी है, देखो जितना ज्यादा डेविएशन यानी कि उतना ज्यादा वहां पे एरर है। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, देखो ये तुम्हारी मीन वैल्यू है, एक एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू समझ लो उसको। यहाँ से तुम्हारा जितना ज्यादा डेविएशन होगा यानी कि उतना ट्रस्ट वर्दी कम है ना, तो यानी कि उतना वेटेज कम हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो इसीलिए ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोर एक्यूरेट बिकॉज डेविएटिंग लेस फ्रॉम मीन वैल्यू, ये ज्यादा एक्यूरेट है बिकॉज ये मीन वैल्यू यहाँ से कम डेविएट हो रहा है। तो इसके ऊपर सेम टू सेम यही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफ से दिखाकर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वेट ऑफ अ क्वांटिटी आर मेजर्ड इन सिमिलर कंडीशंस। जो किसी भी क्वांटिटी का वेट होता है वो सिमिलर कंडीशंस में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। असाइन इन डिफरेंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग ऑब्टेन। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यहाँ ये क्या कह रहा है, अब इसमें एक पहला पॉइंट तुम्हारे सामने ये है, वेट ऑफ अ क्वांटिटी, ये पॉइंट है पहला। वेट जो है किसी भी क्वांटिटी का वो सिमिलर कंडीशंस में मेजर होता है, बिकॉज क्या है कि एक्यूरेसी जो है वो बदल जाती है ना, कंडीशंस बदली एक्यूरेसी बदल जाएगी। जैसे कि टेप को ही ले लो, नॉर्मल टेम्परेचर है तो फिर टेप तुम्हारी नॉर्मल लेंथ में होगी, वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया फिर लेंथ बदल जाएगी ना। तो यहाँ पे इस तरीके से वेटेज जो होगा वो चेंज रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए वेट ऑफ अ क्वांटिटी मेजर्ड इन सिमिलर कंडीशंस। ठीक, ये चीज याद रखना। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट तुम देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा ही सही से नहीं लिखा हुआ, इसको मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें यहाँ पे मतलब ये है, तुम यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट जो देख पा रहे हो ना, वेट डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, लंबाई छोड़ो, जितनी ज्यादा तुम कैलकुलेशंस करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एरर आने की। तो जितनी ज्यादा तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो, सीधी सी बात है, तुम्हारा वेटेज जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना, बिकॉज वहां पे एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि वेट जो है यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द लाइन के, यानी कि जितना लंबाई बढ़ेगी वेट कम होता चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ और भी चीज हो सकती है, सपोज एरिया हो जाए, कुछ और चीज हो सकती है, एरिया भी हो सकता है ना। तो एक पॉइंट ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, समटाइम्स वेट आर एलोकेटेड बाय पर्सनल जजमेंट। कभी कभार क्या होता है कि जो वेट होता है वो पर्सनल जजमेंट से भी एलोकेट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन फील्ड कंडीशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फील्ड कंडीशन, दैट इज
लोअर वेट इज एलोकेटेड टू मेजरमेंट डन इन टफ कंडीशंस, सीधी सी बात है, तुमने टफ कंडीशंस में काम किया है ना, वहां पे अब तुम ऐसे सिचुएशन में काम कर रहे हो जहां पे बहुत सारे क्या है, एक तरीके से एरर आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ऑब्वियसली तुम वहां पे जो वेट असाइन करोगे किसी भी वैल्यू को वो कम करोगे, बिकॉज वहां पे क्या है, नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। तो ये चीज है, वही ये यहाँ पे कह रहा है कि लोअर वेट इज असाइंड एलोकेटेड टू मेजरमेंट डन इन टफ कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन कंपैरिजन टू मेजरमेंट डन इन एवरी फेवरेबल कंडीशंस, ठीक, इजी, सॉरी एवरी नहीं है, इजी है, इजी फेवरेबल कंडीशंस, ठीक। चलो लॉज ऑफ वेट देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बने हैं, प्री में भी बने हैं एंड मेन से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस तो इससे बने गए हैं। यहाँ पे एक तो प्री है तुम्हारा और एक मेन, दो जगह क्वेश्चन है। देखो पहला लो, सबसे पहला लो, वेट ऑफ द अरिथमेटिक मीन if number of observation of unit weight is equal to number of observation is equals to number of observation, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, वेट जो होगा तुम्हारे अरिथमेटिक मीन का, ठीक, जो तुम्हारा अरिथमेटिक मीन है उसका जो तुम्हारा वेट होगा ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट, देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट, ये रहा देखो यहाँ पे, एक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ये रही, इसका यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट है, एक तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ये रहा, इसका यहाँ पे यूनिट वेट है, ऐसे एक ऑब्जर्वेशन तुम्हारा ये रहा, इसका यहाँ पे यूनिट वेट है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन ऑब्जर्वेशंस का एक अरिथमेटिक मीन, इन ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, देखो ये रहा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ये रहा 40 प्लस, ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 10 प्लस 40 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 40 डिग्री, लेकिन क्या होता है, चूंकि ये मिनट्स वाले को ही ऐड करना है, देखो यहाँ पे मिनट्स वाले इसलिए हमने ऐड किए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मीन लिया है डिवाइड बाय 3 करके। आगे कह रहा है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगे, सपोज करो कि यहाँ पे और दो ऑब्जर्वेशन होती है, +2 ऑब्जर्वेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो वेटेज आता है इस मीन का, वो 3 तो ये हो ही गए, प्लस 2 और आ जाता है, यानी कि यहाँ पे टोटल वेटेज हो जाता है वो 5 हो जाता है। तो सबसे पहले तो लो ये कहता है कि अगर हमारा वेट जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, अगर वेट हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है सारी ऑब्जर्वेशन का, और तुम वहां पे मीन ले रहे हो, तो वो वेट ऐड होता चला जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उतना तुम्हारा वेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड लॉ, वेट ऑफ वेटेज अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वेटेज अरिथमेटिक मीन अगर तुम निकालते हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इंडिविजुअल वेट्स के समेशन के बराबर हो जाएगा। अब इनका वेटेज अरिथमेटिक मीन निकालो, एक वैल्यू तुम्हारे पास ये रही, एक ये रही, एक ये रही, वेटेज अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा भैया, इस 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करो, इस 3 का यहाँ पे करो, इस 1 का यहाँ पे करो, और डिवाइड किससे करेंगे भैया, 2 + 3 + 1 ऐसे डिवाइड करो, तो ये तुम्हारा वेटेज अरिथमेटिक मीन आ गया। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है, जो वेटेज अरिथमेटिक मीन आया, इसका जो वेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। कैसे, वही वो यहाँ पे कह रहा है कि सभी वेट्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 1 ये सब ऐड कर देंगे। ये सब वैल्यूज याद रख लेना, मतलब ये जो लॉज है, सॉरी वैल्यूज कह रहा हूँ, ये लॉज जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट देखो भी आगे, थर्ड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ एल्जेब्रिक सम of two or more quantities equal to reciprocal of sum of reciprocal of their individual weight। अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा है इन दोनों को मैं ऐड करूं, तो ऐड करने पे 110 आएगा। अब इस 110 का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा रेसिप्रोकल लो। अब और भी इसमें रेसिप्रोकल लेना, किसका, वेट्स का रेसिप्रोकल लो और इनका समेशन करो, तो ये हमारे पास में आ जाता है 3 + 2 अपॉन में यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास में आया था 6/5। तो रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल वेट है ना, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल वेट्स, तो ये यहाँ पे कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा एक गेट का क्वेश्चन है, इन अ सर्वे वर्क 3 इंडिपेंडेंट एंगल्स x1, यहाँ पे y भी होगा, x1 हो गया, y कर लो, चलो यहीं पे मैं y यहाँ पे करता हूँ, y and z were observed with weights wx, wy and wz respectively. The weight of the sum of the angles x, y and z is given by। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, जस्ट जो भी हमने यहाँ पे लॉ पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। दोबारा बताता हूँ, सर्वे हमने किया, 3 एंगल्स हैं, तो यहाँ पे तीनों एंगल्स का वेट है wx, wy, wz। अब वेट हम करेंगे, देखो हमें वेट निकालना है, किसका वेट निकालना है, तीनों एंगल्स का समेशन कर दो, वो जो वैल्यू अब आएगी उसका वेट कितना होगा।
तो यहाँ पे जो लॉ हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल कर दो इनका, यही तो लॉ हमने पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना पहला आंसर हमारा सही है, ये आंसर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर, के कोई भी क्वांटिटी है ना, उसको हमने किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो वेट है उस रिजल्ट का, वो जो रिजल्ट हमारा है, मान लो मैं यहाँ पे, यहीं पे देख लो एग्जांपल लेते हैं, 40 डिग्री यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे होता क्या है, 80 डिग्री होगी वैल्यू। अब इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर वाले के वेट के, इसको डिवाइड करो, ऊपर वाले का जो वेट होगा उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, इसके स्क्वायर से, जो फैक्टर था उसके स्क्वायर से। दोबारा बताता हूं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ क्वांटिटी, चलो इसको ओल्ड कर लो, वेट ऑफ ओल्ड क्वांटिटी अपॉन फैक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू वेट ऑफ न्यू क्वांटिटी। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी एक क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं किसी फैक्टर का, तो वो जो नई क्वांटिटी निकल करके आएगी उसका जो हम वेट यहाँ पे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो उसका वेट निकलेगा पहले वाली क्वांटिटी का जो भी वेट है उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, उस फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड करो। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे नीचे 4 आया हुआ है, ये देखो 4 कैसा है, बिकॉज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था, तो 2 का स्क्वायर हमने किया है, उससे डिवाइड किया, ये चीज होती है। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे, ये रहा फिफ्थ लॉ, इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वेट इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर, तो अगर कोई भी गिवन वेट की जो क्वांटिटी है उसको हम किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब समझ लो जरा, एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, ऊपर जो लॉ आया है ना, सेम टू सेम वही है, एकदम अपोजिट करके, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्या होगा, अगर सपोज करो मैं इस ए को ऐसे डिवाइड कर दूं 2 से, तो यहाँ पे नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे है ये क्या होगा, इसको अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, या 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 3 into 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 हो जाएगा। बस ये हमें करना है, रेसिप्रोकल, एकदम उल्टा काम। ये देखो यहाँ पे सेम वही वैल्यू तुम देख सकते हो, है ना, जैसे मैंने भी समझाया, ऊपर वाला ही है, कुछ नहीं फालतू की चीजें, नए नए इसमें से, उसी में से इन्वेंशन किया हुआ है पिछली चीज में से। चलो, तो बस अपना दिमाग लगाना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सिक्स लॉ देख लो, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन वेट, अगर कोई भी इक्वेशन उसके खुद के वेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन वेट ऑफ द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, ये चीज भी पिछले वाले से ही बनकर के आई है। कैसे, तो यहाँ इतने स्टेटमेंट्स रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने क्या किया, देखो वेट इसका 3 है, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 120 डिग्री बच चुका है। अब ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इस वेटेज का रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट्स इट। नया जो वैल्यू आएगा उसका जो उसका जो वेट निकलेगा उसका रेसिप्रोकल कर दो बस। अब ये हुआ कैसे वो बताता हूँ। अब यहाँ देखो, हमारा जो सबसे जो ऊपर रूल आया, रूल नंबर हमारा कौन सा था, वो थर्ड था या शायद फोर्थ था, हाँ फोर्थ रूल था। तो फोर्थ रूल ने क्या कहा था कि 3 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 के स्क्वायर से, बिकॉज हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 से ना, तो तभी 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 1/3 आ जाएगा। तो वही चीज है, घुमा फिरा करके इन्होंने कहा हुआ है ना। तो यहाँ पे 2-3 रूल्स ही तुम्हें याद करने और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, वेट ऑफ एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, किसी भी इक्वेशन का जो वेट होता है वो अनचेंज होता है, कुछ नहीं बदलता उसमें, अगर पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी है, मैंने क्या किया, a माइनस बी कर दिया, देखो यहाँ पे सॉरी माइनस से माइनस बी कर दिया, साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट सेम ही रहेगा। ठीक, बस ये है। नेक्स्ट देखो एट्थ लो, वेट ऑफ एन इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड इफ द इक्वेशन इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ कांस्टेंट। तो अगर कोई भी तुम्हारी इक्वेशन किसी कांस्टेंट में ऐड कर दी जा रही है या फिर सब्ट्रैक्ट की जा रही है, तो यहाँ पे वेट सेम रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट कुछ भी अफेक्ट नहीं डालता। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो बदल नहीं रही है, फ्लक्चुएशन वहां पे है नहीं, तो ऑब्वियसली उसका वेटेज जो है वो 0 है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो, प्रोपगेशन ऑफ एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्री में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आएंगे तुम्हारे एई में, ईएससी में और गेट में। ठीक है, हो सके जेई में भी आ जाए, बिकॉज ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं पहले प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब है कि जो एरर है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, कितना एरर किस जगह पे आ रहा है, वो सब चीजें हम यहाँ पे निकालते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए एक हमारा क्या है,
कोई भी चीज है और वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, और यहाँ पे प्लस माइनस ई एक्स प्लस माइनस ई वाई प्लस माइनस ई जेड क्या है, एरर्स हैं किस किस के अंदर, इस एक्स के अंदर एरर है ई एक्स, वाई के अंदर एरर है ई वाई, जेड के अंदर एरर है ई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल एरर हमें निकालना है, टोटल एरर किसके अंदर, इस ए के अंदर जो टोटल एरर है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला तुम लोगों को रट लेना है अच्छे से। तो फॉर्मूला देखो क्या है, ई ए का स्क्वायर यानी कि एरर इन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो तुम देख रहे हो ये है करली एफ अपॉन करली एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव है। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे यहाँ पे भी ये होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियल डेरिवेटिव सब लोगों से आता है, ये जरा एक बार मुझे बता दो। उससे पहले ये देख लो, यहाँ पे ई एक्स है यानी कि एरर इन एक्स, और फिर सभी का स्क्वायर हो गया, फिर ऐसे ये ई वाई एरर इन वाई मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ऐसे ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बताओ सभी को समझ में आ गया, और ये भी बताओ कि क्या पार्शियल डेरिवेटिव आता है सभी से। ठीक है, इसके बाद में अब हमें एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। ये तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, सबसे पहला केस, इसमें मैं दो केसेस को डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन है जस्ट अभी जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे है, ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये चीज उसने हमें दी हुई है, ए हमें उसने दिया हुआ है, एरर उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देन ई ए इक्वल्स टू, ये चीज उसने हमें दे रखी है। ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टू एंगल ए एंड बी आर गिवन बिलो। एक सेकंड जरा मेरे को देखना, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये सही है। इसमें क्या है कि इसने पहला केस दिया, ये पहला केस यहाँ पे एक्चुअली इसको लेना चाहिए था, ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। बताता हूँ पूरा क्या है क्वेश्चन तुम्हारे पास में, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दी है उसने दो एंगल्स की, ए और बी की, ये रही नीचे। ए जो है 40 डिग्री 20 मिनट 0 सेकंड्स है, प्लस माइनस 10 सेकंड्स। इसका मतलब जो होता है, जो प्लस माइनस लगा देता है, ये एरर होता है, ये होता है एरर। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है ये है एरर, ये एरर इन बी है और ये एरर इन ए है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि फाइंड करो ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को जब तुम एडिशन करोगे तो वो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करके लिखनी है। लेकिन होता क्या है कि तुमने सपोज करो कि इस तरीके से एडिशन तो कर दिया, बताता हूँ कैसे, बड़ा आसान है एडिशन तो करना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ पे 60 डिग्री, ये 30 मिनट्स एंड ये 0, इसका तुमने एडिशन किया, ऐसे से करके तुम्हारे पास में यहाँ पे 50 मिनट्स आ जाएगा, यहाँ पे 110 सॉरी 100 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 0 मिनट्स है ये भी। लेकिन प्लस माइनस करके यहाँ पे एरर कितना आएगा वो तुम नहीं निकाल सकते। तो पहली कैलकुलेशन हमेशा इजी होती है लेकिन दूसरे वाली नहीं होती। तो उसके लिए ही क्या करना होता है, हमें एक रिलेशनशिप चाहिए होता है। वो रिलेशनशिप इसने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, ये है हमारा पहला केस। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि ए के लिए, यानी कि ए तुम्हारा क्या है, कोई भी एक वैल्यू है, वो वैल्यू कैसी है, दो को ऐड करके आ रही है, दो किसी भी दो चीजों को ऐड करके आ रही है। एक्स प्लस वाई को मैंने ऐड किया तो मेरे पास में ए आ गया, यानी कि यहाँ पे नीचे देखो, तो मैंने यहाँ पे ए और बी को ऐड किया तो मेरे पास में यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है ना, तो वो यहाँ पे उसने इसी तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो को जब ऐड करेंगे वो ए है यहाँ पे, और इस ए में जो एरर है वो इस रिलेशनशिप से गिवन होगा। यानी कि यहाँ पे सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूं एक, मैं इसको चलो यहाँ पे नाम देता हूँ एफ, तो यहाँ पे मेरा एफ आ रहा है एडिशन करके, तो ये जो एफ में एरर है, यानी कि ई एफ अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा आएगा अंडर रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर। इस रिलेशनशिप का मुझे यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे करेंगे, सब कुछ एग्जाम में गिवन होगा, रिलेशनशिप कौन सा अप्लाई करना है वो सब एग्जाम में गिवन होगा। तो अब यहाँ पे कैसे किया जाए, ऊपर से देख लेते हैं डायरेक्टली। तो ये एरर इन ए, ये रहा ई ए, यही तो है एरर इन ए, यही तो है, और क्या है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो अंडर रूट में, ये मेरे पास में 10 हो गया, स्क्वायर कर दो, प्लस ये मेरे पास में यहाँ पे 20 हो गया, इसका भी स्क्वायर कर दो। ये सब सेकंड्स में चल रहा है, इस चीज को याद रखना। अंडर रूट में ये मेरे पास में 500 आएगा, अब ये 500 सेकंड्स हैं, इसको भी याद रखना। अब यहाँ क्या होगा, जब मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जा रहा है ये 22.36। अब जरा समझो, पॉइंट्स में आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ
ये जो 22 है ये मिनट्स में आया और ये 36 सेकंड्स में आया, ये आया मेरे पास 22.36 इस तरीके से आया। तो ये मेरा टोटल एरर आया है EF, ये मेरा टोटल एरर है EF, ठीक है, सारे के सारे कैलकुलेशंस में। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे EF ही लिखना था, EF प्लस माइनस EF। ये मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री 50 मिनट्स सेकंड्स प्लस माइनस 22, ये जो तुम देख पा रहे हो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे यहाँ पे एक केस और है, केस 2, उस केस 2 को भी देख लो। केस 2 यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ केस 2 क्या है। वो है a इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। अब ये देन ई ए इक्वल्स टू 1, ये चीज यहां पे कह रहा है। अब ये कैसे होगा, देखो इसके लिए यहाँ पे देखो, इसमें जो है अब हमें ई ए निकालना है। देखो तो ये जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली चीज आ चुकी है, जरा वो एक बार ऊपर आ जाओ। यहाँ ये जो मैंने समझाया था तुम लोगों को, इसका तुम यहाँ पे इस्तेमाल करना, ठीक है, इसका तुम यहाँ पे यूज करना। ये वैसे हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो हम मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो यहाँ मेरे पास ये आ जाएगा ई ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स, ई एक्स का स्क्वायर ये तो था, प्लस कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई, और यहाँ पे ई वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा वाई, और यहाँ पे होगा ई एक्स, ये स्क्वायर हो गया, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे होगा एक्स डॉट ई वाई, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सब वैल्यूज तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी कि ई ए इक्वल्स टू अंडर रूट में वाई डॉट ई एक्स का स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे हो जाता है एक्स का स्क्वायर डॉट ई वाई। तुम क्या करोगे, यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना, यानी कि इन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन कर देना, ये जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। और यहाँ जो ये है तुम्हारे पास में ई ए, ये वैल्यूज पुट कर देना तो तुम्हारे पास में ई ए यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे तुम उस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास में, कैलकुलेट एमपीवी ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल साइड्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम मुझे क्या निकालना, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है। इस तरीके से निकलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा एरिया। तो यहाँ पे तुम इजीली कर सकते हो ए इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 15 ऐसे कर सकते हो। जैसे ऊपर है ना सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आ जाता है 150। लेकिन यहाँ पे एरर ये है, अब ये प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम जैसे मैंने अभी जस्ट किया है उसी तरीके से यहाँ पे करो, यानी कि ई ए का स्क्वायर इक्वल्स टू करली एफ अपॉन करली ए ई ए का स्क्वायर प्लस ऐसे करली एफ अपॉन करली बी डॉट ई बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाता है ये बी डॉट ई ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट ई बी का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर, ठीक। सारी वैल्यूज पुट करो तो तुम्हारे पास में ई ए आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, 150 प्लस माइनस 0.424, ये हमारा आंसर, ये तुम्हारा ई है, ठीक है। ये चीज हो जाती है। एक क्वेश्चन हम अभी और देख लेंगे।